साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार और आप मुझे अभी यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार पर देख और सुन पा रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में, जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देख लिए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के विज्ञान चैप्टर 5 जिसका नाम है शरीर में गति। चैप्टर नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन चैप्टर नाम पर ध्यान देंगे, शरीर में गति। तो इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन हिंदी मीडियम में देखने वाले हैं और लास्ट में इसके क्वेश्चन आंसर को भी देखने वाले हैं। और एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इससे पहले लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ने से और समझने से पहले हम लोग इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स है उसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो में, हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे विज्ञान का कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक है, एनसीईआरटी क्लास 6 हिंदी मीडियम का है और चैप्टर 5 शरीर में गति। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर को भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन सभी पॉइंट को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। तो चलिए आइए, आगे देख पा रहे होंगे कि विज्ञान का कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक है। तो हम लोग सबसे पहले मेन पॉइंट को हम लोग देखेंगे। और जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि कक्षा 6 विज्ञान एनसीईआरटी का और चैप्टर का नाम है शरीर में गति। तो इस चैप्टर को हम लोग इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स है उन सभी पॉइंट्स को देखेंगे। और इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और कितनी बेहतर तरीके से हो सकते हैं आप हमें कमेंट करके राय दे सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस अध्याय में बताया गया है कि हमारा जो शरीर है किस प्रकार गति करता है। चैप्टर से स्पष्ट है कि शरीर में गति यानी शरीर में गति जो है से किस प्रकार की होती है। हम सभी चलते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, जितने भी सारे कार्य करते हैं उन सभी में गति अर्थात मूवमेंट होती है। यानी हम खेलते हैं, दौड़ते हैं या किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो हमारे बॉडी में मूवमेंट होती है, गति होती है। और यह गति किस प्रकार की होती है उन्हीं के बारे में इस अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। और आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आइए स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे आप सभी कि हम सभी मनुष्यों में गति कैसे संभव होती है। इन सभी बातों को भी इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं। साथ ही साथ जानवरों में होने वाली गति के बारे में भी जानेंगे, जैसे मछलियाँ किस प्रकार पानी में तैरती है, किस प्रकार से कोई पक्षी जो है वह अपने आसमान में उड़ती है। यानी मनुष्य के साथ साथ जानवरों के शरीर में भी होने वाले मूवमेंट यानी गति को हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं कि मछलियाँ जो है से किस प्रकार पानी में तैरती है और कोई भी पक्षी जो है आसमान में किस प्रकार उड़ती है, किस प्रकार केंचुआ जो है मिट्टी में चलन और गमन करती है। इन सभी बातों को हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग सभी जान रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम ही है शरीर में गति, तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि शरीर क्या है। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप सभी शरीर, तो शरीर जो है एक ऐसी संरचना या ढांचा है जिसमें कुछ अंग बाहरी और कुछ अंग आंतरिक होती है। यानी शरीर एक ऐसी संरचना है, एक ऐसी ढांचा है जिसमें कुछ अंग बाहरी और कुछ अंग आंतरिक होती है। और बाहरी अंगों में आँख, नाक, कान, त्वचा, हाथ, पैर होते हैं और आंतरिक अंगों में यकृत, अमाशय, आंत आदि आते हैं। यानी हमारा जो शरीर है एक ऐसी संरचना है जिसमें कुछ अंग बाहरी और कुछ अंग जो है आंतरिक होते हैं। और बाहरी अंग के रूप में आँख, नाक, कान, त्वचा, हाथ, पैर ये सब आते हैं। और आंतरिक अंग के रूप में यकृत हो गए, अमाशय हो गए, आंत हो गए, ये सभी अंग आते हैं। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़कर देख लेते हैं कि इस चैप्टर में शरीर के बारे में क्या कही जा रही है। तो जैसा कि स्क्रीन पर भी आप सभी देख पा रहे होंगे कि शरीर एक ऐसी संरचना या ढांचा है जो विभिन्न गतिविधियों को पूरा करती है। यानी शरीर एक ऐसी संरचना है जो हम लोग विभिन्न जो गतिविधियां दैनिक जीवन में करते हैं, चलते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं या किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो उन्हें ये पूरा करती है।
और शरीर हमारा जो है बहुकोशिकीय होती है, यानी हम लोगों का जो शरीर होती है बहुकोशिकीय होती है, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी है। और आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि मनुष्य कैसा जीव है, तो बहुकोशिकीय जीव है, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब हम लोग आगे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं गति के बारे में जानेंगे कि गति क्या होती है। तो किसी मुद्रा या स्थिति में परिवर्तन जो है गति कहलाती है, यानी किसी भी हम लोग स्थिति में रहते हैं और उसमें कोई यदि परिवर्तन होती है तो उसी को हम लोग गति कहते हैं। हम सभी के अंदर विभिन्न प्रकार की मुद्राएं होती है, जैसे चलना, दौड़ना, आंखों की पलकों का झपकना, हाथ हिलाना, बातें बोलना, ये सभी गति का उदाहरण है। यानी हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, आँख की पलक जो झपकता है, या हम लोग बातें करते हैं, बातें बोलते हैं, तो इन सभी में जो है वो गति होती है। हमारा शरीर जो है सो किस प्रकार सीधा खड़ा है, किस प्रकार हम अपने शरीर को मूव कर पा रहे हैं, गति हो पा रही है। यानी इस चैप्टर में हम लोग ये भी जानेंगे गति के बारे में कि हमारा शरीर जो है किस प्रकार सीधा खड़ा है, किस प्रकार से हम लोग मूव कर पा रहे हैं, और किस प्रकार से हमारा बॉडी में मूवमेंट यानी गति हो पा रही है। इसके बाद हम लोग शरीर में गति के बारे में जानेंगे, जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है शरीर में गति। तो इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं कि शरीर में गति क्या होती है। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे शरीर में गति, तो मनुष्य अपने पैरों के माध्यम से गति करते हैं, यानी मनुष्य जो है अपने पैरों के माध्यम से चलते हैं, गति होती है। गाय, भैंस, बैल, घोड़ा इत्यादि जानवर भी अपने पैरों के माध्यम से गति करते हैं, यानी हम लोगों के जैसा ही जो जितने भी जानवर हैं वो अपने पैरों के माध्यम से गति करते हैं। सांप जो है सो रेंग कर गति करता है, पक्षी अपने पंखों की सहायता से गति करता है, कीट पतंग भी अपने बाल के रूप में बहुत ही सूक्ष्म संरचना होती है उसके माध्यम से भी गति करते हैं। यानी मनुष्य के साथ साथ जितने भी जानवर हैं पैरों की सहायता से अपने गमन करते हैं। सांप जो है से रेंग कर चलता है, पक्षी अपने पंखों की सहायता से गति करता है, उड़ते हैं। कीट पतंग भी अपने बहुत ही उसमें सूक्ष्म संरचना होती है बाल जैसी, उसके माध्यम से गति करता है। मछली जो है सो अपनी फिन की सहायता से गति करता है। अर्थात सभी जीवधारी में गति अलग अलग होती है, यानी जितने भी जीवधारी हैं धरती पे वो सभी में गति जो है अलग अलग होती है। कुछ पैर से चल रहे हैं, कुछ उड़ रहे हैं, कुछ रेंग रहे हैं, कुछ तैर रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी जीवधारी में जो गति होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अब आगे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जैसा कि मनुष्य के शरीर की संरचना या अन्य जानवरों के शरीर की संरचना, यानी मनुष्य के शरीर की संरचना किस प्रकार की होती है या अन्य जानवरों की संरचना किस प्रकार की होती है कि वे अपना गति कर पाते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मनुष्य के शरीर में हड्डियां, अस्थियां होती है, साथ में हड्डियों के बीच संधियां जिसको जोड़े कहते हैं होती है, तथा मांसपेशियां भी होती है। इन तीनों का समन्वय ही हमारे शरीर को गति करने में मदद करती है। यानी हमारे शरीर में हड्डियां जिसको अस्थियां भी कहते हैं मौजूद होती है, और हड्डियों के बीच में यानी हड्डियों का जहाँ जोड़ होती है उसे संधि कहते हैं, और साथ ही साथ मांसपेशियां भी होती है। तो इन तीनों का समन्वय से ही हमारा शरीर में गति हो पाती है। और हमारा जो शरीर है अस्थियों का एक ढांचा यानी संरचना, यानी हमारा जो शरीर है हड्डियों का एक संरचना है, ढांचा, अस्थियों का एक संरचना यानी ढांचा है। अस्थियां हमारे शरीर को आकार देती है, यानी जिस प्रकार से हमारा ढांचा रहेगा उसी प्रकार से शरीर का मेरा आकार रहेगा, तथा सीधा खड़ा रखने में भी मदद करती है। इस प्रकार से हम लोग जब अब आगे बढ़ेंगे तो आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हड्डियों के माध्यम से ही जो यानी हमारे शरीर में जो अस्थियां हैं उसी के सहारे हमारा शरीर का आकार मिलता है और हम सीधा खड़ा हो पाते हैं। इसके बाद देख पा रहे होंगे कि हड्डियां यानी अस्थियां, या इसे उपास्थि भी कह सकते हैं, हमारे शरीर को एक आकार देती है। यानी हमारा शरीर का आकार कौन देती है, तो हड्डी कह लीजिए, या उसको अस्थि भी कह सकते हैं, या फिर उपास्थि भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे जानवर में हड्डियां जो है सो मौजूद नहीं होती है, वे अपने मांसपेशियों की मदद से शरीर में गति करते हैं। यानी बहुत से जानवर होंगे जो हम लोग इसी वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे, तो उनमें हड्डियां मौजूद नहीं होती है, तो वे अपनी मांसपेशियों की मदद से शरीर में गति करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख पा रहे होंगे हड्डियां, संधि या जोड़े तथा मांसपेशियां हमें गति प्रदान करने में किस प्रकार से सहायता करते हैं। यानी जैसा कि हम लोग इससे पहले देखें कि हमें हमारे शरीर में जो गति होती है इसमें हड्डियां, संधि और मांसपेशियां मदद करती है।
तो ये किस प्रकार से सहायता करती है, इन सभी बातों को हम लोग जानने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हड्डी, संधि और मांसपेशी जो है हमारे गति में सहायता करती है। तो हमारे शरीर की संरचना जो है ढांचा प्रदान करती है, यानी हड्डियां जो होती है हमारे शरीर का ढांचा प्रदान करती है। संधियां जिसे जोड़े कहते हैं, वे हड्डियों के भाग को कहते हैं जहां दो हड्डियां आपस में परस्पर जुड़ती है। यानी हमारे शरीर की जो संरचना है वो हड्डियां प्रदान करती है, और संधि जो है वो जहां हड्डियां जो है मिलने का काम करती है, मिलती है, जुड़ती है, वहां उसे हम लोग संधि कहते हैं। और मांसपेशियों में संकुचन और प्रसारण का गुण मौजूद होता है, और इसी गुण के कारण हड्डियों में मूवमेंट या गति होता है। यानी हमारे जो हड्डी होती है हमारे शरीर में, वो एक ढांचा प्रदान करती है हमारे शरीर का, और जहाँ हड्डियाँ मिलती है, जुड़ती है, उसे संधि कहते हैं। और इसके बाद जो मांसपेशियों में जो संकुचन और प्रसारण होती है, यानी कंप्रेस्ड होती है और प्रसारण होता है, उसका गुण मौजूद मांसपेशियों में होती है, और इसी गुण के कारण हड्डियों में जो है मूवमेंट या गति होती है। और जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, जैसे मैं बताया गया उदाहरण के माध्यम से कि कैसे जो है से हड्डी, संधि और मांसपेशियों की मदद से हमारा शरीर में गति होती है। तो जैसे मनुष्य आगे बढ़ने की कोशिश करता है या फिर चलने की कोशिश करता है, तो पैर सामने आगे की ओर करते हैं, यानी सबसे पहले हम लोग पैर आगे की ओर करते हैं। हड्डियां जो है से सीधी होती है, यदि इनमें संधियां या जोड़े नहीं होती तो ये हड्डियां मुड़ नहीं पाती। यानी जहाँ पे दो हड्डियां मिलती है, जहाँ जिसे हम लोग संधि कहते हैं, तो वहाँ से वो मुड़ने का काम करती है। अगर संधि नहीं होती तो हमारी हड्डियां सीधी होती है, वो मुड़ नहीं पाएगी। तो जैसे ही हम लोग चलने की कोशिश करते हैं तो हम लोग आगे पैर करते हैं, और जो है पैर बिना मुड़े सामने आगे की ओर या पीछे की ओर नहीं जा पाएगा। यानी जब तक वो हड्डियां मुड़ेंगी नहीं तो आगे या पीछे तो होगी नहीं। मांसपेशियों में संकुचन और प्रसारण का जो गुण होता है, जिसके कारण मांसपेशियों में ऊर्जा संचित हो जाती है। यानी जो मांसपेशियों में जो संकुचन और प्रसारण का गुण होता है, उस गुण के कारण मांसपेशियों में ऊर्जा जो है संचित हो जाती है। हड्डियों में संकुचन होता है जब मनुष्य पैर पीछे की ओर करता है, यानी जब पीछे की ओर करता है तो संकुचन होता है, कंप्रेस्ड होता है, तथा जब कोई मनुष्य अपना पैर आगे की ओर करता है तो मांसपेशियों में प्रसारण होती है, यानी फैलती है। इस प्रकार शरीर में गतियां हो रही है। किसी भी मनुष्य या जानवर जिनमें हड्डियां, जोड़े, संधियां तथा मांसपेशियां मौजूद होती है, वे इसी प्रकार गति कर पाती हैं। तो अब आप लोग बिल्कुल ही समझ पाए होंगे कि हड्डियां और संधि तथा मांसपेशियां जो है हमें गति प्रदान करने में किस प्रकार सहायता करती है। यानी मांसपेशियां संकुचन और प्रसारण गुण के कारण ऊर्जा संचित कर लेती है, और उसी ऊर्जा के कारण जो है हमारा पैर जो है आगे की ओर चल पाता है, यानी गति कर पाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखने वाले हैं कि संधि क्या होती है। तो संधि जो है शरीर का वह स्थान, जहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे संधि, तो संधि जो है शरीर का वह स्थान जहाँ दो हड्डियां परस्पर आकर आपस में मिलती है, वह बिंदु संधि कहलाती है। यानी संधि जो है शरीर का वह स्थान है जहाँ दो हड्डियां परस्पर आकर आपस में मिलती है, और वह बिंदु ही संधि कहलाती है। और वह संधि गति योग्य होती है। हमारे शरीर को हड्डियों की बहुत सारी संधियां होती है, तथा उन सभी संधियों का एक निश्चित कार्य होता है। यानी हमारा शरीर में एक ही संधि नहीं है, जहाँ जहाँ भी दो हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं वहाँ संधि है। कुछ संधियाँ जो है हड्डियों को एक निश्चित दिशा में गति प्रदान करती है, तथा कुछ संधियाँ ऐसी होती है जिसमें हड्डियाँ पूरी तरह से घूम सकती है। यानी कहीं कहीं इस प्रकार की संधि हैं जहाँ पे वो पूरी तरह से वो अंग जो है वो मूवमेंट कर पाती है। इसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कुछ संधियां जो है गति या मूवमेंट नहीं करती, बिल्कुल स्थिरता प्रदान करती है। जब सभी संधियां एक साथ कार्य कर रही होती है तब हमारे शरीर में गति आती है। यानी हमारे शरीर में बहुत सारी संधियां हैं, तो कुछ ऐसी भी संधियां हैं जहां वो मुड़ जाती है, कुछ ऐसे भी संधियां हैं जहां मुड़ती नहीं है। तो जब सभी संधियां एक साथ कार्य करती है तो हमारे शरीर में गति आती है।
तो अब ये संधि कौन कौन है, उन सभी संधियों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे कम्बुक खलिका संधि। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कम्बुक खलिका संधि जो है वो क्या होती है और यह संधि हमारे बॉडी में किस प्रकार का कार्य करती है ताकि हमारे शरीर में गति हो सके। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कम्बुक खलिका संधि, तो एक ऐसा संधि जिसमें एक लंबा हड्डी का गोल नुमा सिरा दूसरे हड्डी के कटोरे रूपी गुहिका के अंदर पूरी तरह से फिट रहती है। यानी एक ऐसा संधि जिसमें एक लंबी हड्डी का गोल नुमा सिरा और दूसरे हड्डी के कटोरे रूपी गुहिका के अंदर पूरी तरह से फिट रहती है। यानी एक हड्डी जो होती है उसका एक किनारा पर गोल नुमा सिरा होता है और दूसरे जो होता है वो कटोरे जैसा होती है ताकि वो एक दूसरे में जो है वो फिट बैठ सके। उसे ही हम कम्बुक खलिका संधि कहते हैं। तो आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे कम्बुक खलिका संधि क्या है। इस संधि में हड्डियों की गति सभी दिशाओं में होती है और इस संधि में जो हड्डियों की जो गति होती है वो सभी दिशाओं में मूव कर पाती है। यह संधि हमारी जांघ की अस्थि और श्रोणि की अस्थि का ज्वाइंट होती है। यानी यह जो संधि है हमारी जांघ की हड्डी, जांघ की अस्थि या हड्डी कह लीजिए, और श्रोणि की अस्थि का ज्वाइंट होती है और यह संधि हमारे शरीर का अधिकांश भार वहन कर सकती है। यानी इसी संधि के पास जो है हमारा बॉडी का अधिकतम भार सहन करने योग्य होती है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि कम्बुक जो खलिका संधि है में हड्डी या अस्थि जो है चारों दिशाओं में गति कर सकती है। यानी यहाँ पर जो संधि होती है, हड्डियों का जो मिलन होता है, यहाँ पर चारों दिशाओं में गति कर सकता है और यह जो संधि है वो जांघ की हड्डी और श्रोणि के अस्थि के मध्य होती है। इसके बाद नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे घुराग्र संधि। तो आइए हम लोग जानते हैं कि घुराग्र संधि क्या होती है। तो घुराग्र का मतलब ही है घूमने योग्य। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि घुराग्र संधि जो है क्या होती है और यह गति करने में कैसे मदद करती है। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे घुराग्र संधि तो किसी धुरी या अक्ष कह लीजिए आधार पर आसानी से घूमने वाला संधि जो है धुराग्र संधि कहलाती है। जैसे गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि घुराग्र संधि के माध्यम से हम दाएं बाएं और ऊपर नीचे शरीर के अंगों को घुमा पाते हैं। यानी किसी भी धुरी या अक्ष या आधार पर आसानी से घूमने वाला जो संधि होती है वो घुराग्र संधि होती है। जैसे में गर्दन और सिर को जोड़ने वाली जो संधि होती है वो घुराग्र संधि होती है और इसी के माध्यम से हम लोग दाएं बाएं ऊपर नीचे अपने सर को कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे हिंज संधि। तो आइए हम लोग समझते हैं कि हिंज संधि क्या होती है और यह गति करने में कैसे हमारे शरीर को मदद करती है। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हिंज संधि, तो आइए हम लोग समझते हैं कि हिंज संधि क्या होती है। तो वैसी संधि जिसमें हड्डियां जो है आगे और पीछे की ओर घूम या मूव कर पाती है। यानी वैसी संधियां जिसमें हड्डियां जो है आगे और पीछे की ओर मूव कर पाती है। जैसे घर के दरवाजे एक ही दिशा में आगे और पीछे होते हैं, यानी वो फिक्स होते हैं घर का दरवाज़ा कि उतना ही डिस्टेंस पे वो आगे या पीछे हो सकते हैं। तो इसी प्रकार की हिंज संधि भी कार्य करती है और हिंज संधि एक अक्ष के आधार पर एक हड्डी या दूसरे हड्डी से जुड़ी होती है। जैसे कोहनी जो है हिंज संधि से ही जुड़ी हुई होती है और घुटने की हड्डियां भी हिंज संधि का ही उदाहरण है। यानी कोहनी जो है वो हिंज संधि से जुड़ी हुई है और घुटने की भी जो हड्डियां हैं वो भी हिंज संधि का उदाहरण है और ये फिक्स है और इसको सिर्फ हम लोग आगे या पीछे की ओर मूव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट संधि देखने वाले हैं जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे और वह संधि है अचल संधि। तो आइए हम लोग समझते हैं कि अचल संधि क्या है। तो जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे अचल संधि तो वे संधि जिसमें जुड़ी अस्थियां हड्डियां हिल नहीं पाती हैं। अचल का मतलब ही होता है नहीं चलना, यानी वो हिल नहीं पाती है। ऐसी संधि को हम अचल संधि कहते हैं। हमारे मुंह के ऊपरी जबड़े जो है अचल संधि से ही जुड़ी हुई है, जबकि हमारे मुंह के निचले जबड़े मूव करती है। यानी हमारे मुंह के जो ऊपरी जबड़ा होता है वो अचल संधि से जुड़ी हुई है। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि हमारी अचल संधि कहाँ पे है हमारे शरीर में, तो हमारे मुंह के ऊपरी जबड़े में है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे अचल संधि में ही
कि हमारे हाथों की उंगलियों में भी बहुत सारी संधि पाई जाती है, यानी हमारी हाथों की जो उंगलियां हैं इसमें भी बहुत सारी संधि पाई जाती है, जिसकी वजह से हम अपनी उंगलियों को मोड़ सकते हैं, यानी हम अपनी उंगलियों को मोड़ सकते हैं। तो इसमें भी संधि मौजूद है। तो आइए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट जो है वो पसली क्या है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि पसली क्या है और पसली जो है हमारे शरीर में क्या मदद करती है। तो जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे पसली, तो आइए समझते हैं पसली क्या है। तो उभरी व घुमावदार हड्डियों की एक श्रृंखला जो रीढ़ की हड्डी अथवा मेरुदंड की हड्डी के साथ संयुक्त होती है उसे हम पसली कहते हैं, और इनकी संख्या जो है से 12 जोड़े अर्थात 24 होती है इनकी संख्या। यानी उभरी व घुमावदार हड्डियों की एक श्रृंखला होती है, एक चेन होती है जो रीढ़ की हड्डी अथवा मेरुदंड की हड्डी के साथ संयुक्त होता है, और उसे ही हम पसली कहते हैं। और इनकी संख्या जो है 12 जोड़े अर्थात इनकी कुल संख्या 24 होती है। और आइए हम लोग समझते हैं कि नेक्स्ट पिंजर क्या होती है। तो पिंजर को भी समझ लेते हैं। तो पिंजर वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि पिंजरे नुमा होगी। तो स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पिंजर, तो आइए हम लोग समझते हैं कि पिंजर क्या है। तो अस्थियों का वह ढांचा जो हमारे शरीर के अंदरूनी भागों को रक्षा करने हेतु पिंजरे की तरह कार्य करती है, पिंजर कहलाती है। यानी अस्थियों का वह ढांचा जो हमारे शरीर के अंदरूनी भागों को रक्षा करने हेतु पिंजरे की तरह कार्य करती है, पिंजर कहलाती है। जैसे फेफड़ा, दिल एवं बहुत सारी शिराएं जो है तथा उप शिराएं की यह रक्षा करती है। और यह जो पिंजर है हमारे शरीर के आंतरिक अंग फेफड़ा, दिल और बहुत सारी शिराओं को ये रक्षा करने का काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर मेरुदंड। तो आइए हम लोग समझते हैं कि मेरुदंड क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मेरुदंड तो हड्डियों की एक ऐसी संरचना जो मानव खोपड़ी के साथ और श्रोणि की अस्थियों के साथ जुड़ी हुई होती है। यह हड्डियों का एक श्रृंखला होता है। इसी मेरुदंड की वजह से हमारा शरीर जो है सीधा खड़ा रहता है। इसके कमजोर होने के कारण मनुष्य आगे की ओर झुक जाते हैं। यानी हम लोग समझेंगे कि मेरुदंड क्या है। तो हड्डियों की एक ऐसी संरचना है जो मानव खोपड़ी के साथ और श्रोणि की अस्थियों के साथ, श्रोणि आप लोग समझ रहे होंगे जांघ के ऊपरी वाला हिस्सा है श्रोणि। तो श्रोणि की अस्थियों के साथ पीछे से हमारा बॉडी के पीछे से हुई जुड़ी होती है, और यह हड्डियों का एक श्रृंखला होता है। और इसी मेरुदंड की वजह से हमारा शरीर जो है सीधा खड़ा हो पाएगा। अगर यह कमजोर हो जाएगी तो हम लोग देखे होंगे बुजुर्गों को कि आगे की ओर झुक जाते हैं। इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं कि मेरुदंड के बारे में, कि मेरुदंड और किस तरह से कार्य करती है हमारे शरीर के लिए। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि मेरुदंड को द्वितीय मस्तिष्क भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मेरुदंड को द्वितीय मस्तिष्क भी कहा जाता है। जब हम रातों में सो जाते हैं उस समय मेरुदंड ही मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है। यानी जब हम लोग रातों में सो जाते हैं तो उस समय मेरुदंड जो है वो मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है। और यदि हमें मच्छर या चींटियाँ काटती है तो अचानक वहाँ पर हमारी हाथें चली जाती है, और यह जो ऐसा होती है वो मेरुदंड के कारण ही होती है। क्योंकि हम लोग रात में जब अचेत अवस्था में होते हैं, सोए होते हैं, तो उस समय मेरुदंड ही जो है वो मस्तिष्क के रूप में कार्य करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं और स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे होंगे वह है उपास्थि। तो आइए समझते हैं उपास्थि क्या है और उपास्थि हमारे शरीर को किस प्रकार से मदद करती है। तो अस्थियों या हड्डियों संधि के पास जुड़ी होती है और उसी में उपास्थि स्थित यानी मौजूद होती है। यानी अस्थियां या जिसे हड्डियां कह लीजिए तो संधि के पास जुड़ी होती है और उसी में जो है उपास्थि मौजूद होती है। यह उपास्थि एक बहुत से ही कमजोर एवं लचीली हड्डी होती है। यानी उपास्थि जो होती है वो बहुत ही कमजोर एवं लचीली हड्डी होती है। इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। जैसे कान की हड्डी जो है उपास्थि का ही उदाहरण है। यानी कान में जो हड्डी होती है उपास्थि का ही उदाहरण है, क्योंकि उसे हम लोग आसानी से मोड़ लेते हैं। इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। नाक की हड्डी तथा हमारे शरीर में जितने भी संधियाँ उसमें उपास्थि मौजूद होती है। यानी जहाँ जहाँ भी संधियाँ मौजूद है वहाँ पर उपास्थि है, और उसी कारण जो है हमारा वो हड्डियाँ जो है आसानी से वहाँ पे मुड़ जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर पेशी। तो पेशी क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर भी आप सभी देख पा रहे होंगे कि पेशी जो है क्या होती है।
तो पेशी आइए हम लोग समझते हैं। तो ऊतकों के समूह को पेशी कहते हैं, यानी जिसे टिश्यू कहा जाता है। तो ऊतकों के समूह को हम लोग पेशी कहते हैं। और पेशी में जो है सो ऊर्जा संग्रहित होती है, जिसके कारण संधियों में गति होती है। यानी पेशी में ही ऊर्जा संग्रहित होती है जहाँ पे संधियाँ होती है, और उसी के कारण जो है हमारे बॉडी में गति करने में वो मदद करती है। इसके बाद नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे संकुचन। तो आइए समझते हैं कि संकुचन क्या है। तो जब पेशियों की लंबाई में कमी हो जाती है तो उस अवस्था को संकुचन कहते हैं। यानी जब पेशियों की लंबाई कम हो जाती है, यानी मुड़ती है, यानी जैसे ही हम लोग पैर जो है से पीछे की ओर करते हैं तो वहाँ पे मुड़ती है हमारी पेशियाँ, तो उस समय जो है ऊर्जा संचित होती है, तो उस अवस्था को हम लोग संकुचन कहते हैं। इसके बाद आइए हम लोग समझते हैं कि शिथिल क्या है। तो शिथिल वर्ड का मतलब क्या है। तो आइए हम लोग जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे शिथिल। तो आइए समझते हैं शिथिल क्या होती है। तो यह वह अवस्था है जब पेशियां लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, और इस अवस्था को ही शिथिल कहते हैं। यानी जब हमारी पेशियां जो है वो लंबाई में बढ़ जाती है तो उस अवस्था को शिथिल कहते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर संकुचन देख रहे होंगे। तो संकुचन को आइए हम लोग और थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं कि संकुचन क्या होती है। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि संकुचन की अवस्था में पेशियां जो है अपने पास ऊर्जा संग्रहित करती है। यानी संकुचन की अवस्था में पेशियां अपने अंदर ऊर्जा संग्रहित करती है, लेकिन जब पेशियां शिथिल अवस्था में आती है तब वह अपनी ऊर्जा त्याग देती है। यानी जब संकुचन की अवस्था में होती है पेशियां तो ऊर्जा संग्रहित करती है, और जब वह पेशियां शिथिल अवस्था में आती है तब वह अपनी ऊर्जा को त्याग करती है। इस प्रकार हमारे शरीर के अस्थियों में मूवमेंट होती रहती है। अब आइए हम लोग चलते हैं जंतुओं के बारे में। तो अब जंतुओं के बारे में जानते हैं कि भिन्न भिन्न जंतुओं की चाल कैसे होती है, वो कैसे गमन करती हैं, वो कैसे गति कर पाते हैं। तो सबसे पहले केंचुआ के बारे में जानेंगे। तो केंचुआ का जो शरीर होती है वो मांसल होती है। इनके शरीर में किसी भी प्रकार की हड्डियां नहीं पाई जाती है। यानी केंचुए का जो शरीर होती है वो मांसल होती है, यानी उसमें सिर्फ मांसपेशियां ही मौजूद होती है, उसमें हड्डियां नहीं पाई जाती है। केंचुए अपने शरीर के आगे वाली अंग को फैलाती है तथा पीछे वाले भाग को संकुचित करती है। फिर ठीक इसके विपरीत यह अपने शरीर के आगे वाले भाग को संकुचित तथा पीछे वाले भाग को फैलाती है। इनकी मांसपेशियों की वजह से ही इनमें चलन होती है। यानी इसमें हड्डियां तो मौजूद होती नहीं है केंचुआ में। तो ये बारी बारी से आगे वाले अंग को पहले फैलाती है और पीछे वाले को संकुचित करती है। फिर क्या करती है कि आगे वाली भाग को संकुचित करती है और पीछे वाली भाग को फैलाती है। तो इस प्रकार से इसमें गमन करती है। यानी जब पीछे संकुचित करेगी तो आगे की ओर फैलाएगी तो आगे बढ़ेगी, फिर आगे वाला भाग को संकुचित करेगी, पीछे वाला को प्रसारण करेगी। तो इस प्रकार से यह जो है आगे की ओर बढ़ते जाता है। इसके बारे में और भी कुछ बातें हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर स्क्रीन पर अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रही होगी तो अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेंगे। इनके शरीर में एक पतली सी बहुत सारी संरचनाएं मौजूद होती है जिन्हें हम सीढ़ी कहते हैं। यानी इनके शरीर में पतली पतली से बहुत सारी संरचनाएं मौजूद होती है जिन्हें हम सीढ़ी कहते हैं, और यह इन्हें मिट्टी में धंस कर सपोर्ट करती है। और धीरे धीरे इसी तरह केंचुआ इसी प्रकार आगे बढ़ती जाती है। यानी इसमें बहुत पतली सी एक संरचना होती है जिन्हें हम सीढ़ी कहते हैं, और जब यह मिट्टी में रहती है तो धंस कर इसे सपोर्ट करती है और वह आगे बढ़ने में मदद करती है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं घोंघा की। और आइए हम लोग समझते हैं कि घोंघा क्या है और यह जो है अपने शरीर की गति किस प्रकार करती है। तो जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे घोंघा। तो घोंघा का शरीर भी मांसल होती है, यानी इनका भी शरीर मांसल होता है, और मांसपेशियों के संकुचन और प्रसारण के कारण जो है घोंघा आगे बढ़ता है। जैसा कि हम लोग वीडियो में आगे भी देखा है कि मांसपेशियों में संकुचन और प्रसारण का गुण होता है, और उसी कारण जो है किसी भी कोई भी जीवधारी आगे की ओर बढ़ता है, गति करता है। घोंघा के शरीर के ऊपर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है जो एक हड्डियों के कैल्शियम द्वारा निर्मित होती है। यानी उसके ऊपर जो है एक संरचना पाई जाती है जो हड्डियों के कैल्शियम द्वारा निर्मित होती है। यदि वातावरण में किसी भी प्रकार का उद्दीपन यानी घटना होती है तो यह डर कर अपने खुद को बंद कर लेती है। घोंघा जो है केंचुए से भी धीरे चलती है, यानी घोंघा जो है वो केंचुआ से भी धीरे चलती है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और घोंघा भी मांसल होती है, इसमें कोई हड्डियां मौजूद नहीं होती है, लेकिन इसके बॉडी के ऊपर एक संरचना होती है जो हड्डियों के कैल्शियम द्वारा निर्मित होती है।
और बाहर में किसी भी प्रकार का यदि घटना या उद्दीपन होती है, इससे डर लगती है, तो उसमें वे अपने मांसल भाग को कैद कर लेता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग समझ लेंगे तिलचट्टा के बारे में कि तिलचट्टा जो है वो किस प्रकार से गमन करता है। तो जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे तिलचट्टा, तो आइए हम लोग समझते हैं कि तिलचट्टा किस प्रकार से गमन करता है और इसका शरीर की संरचना और बनावट कैसी होती है। तो तिलचट्टा जमीन पर, दीवार पर एवं वायु में भी उड़ता है, यानी जमीन पर और दीवार पर चल सकता है और वायु में उड़ भी सकता है। और इसके पैर जमीन तथा दीवार पर चलने में, जबकि पंख जो है सो उड़ने में मदद करते हैं, यानी इसमें पंख भी होता है। तिलचट्टा के 6 पैर होते हैं, 3 बाईं ओर एवं 3 दाईं ओर होती है, और इनमें पंखों की संख्या 4 होती है, यानी इसके पैर 6 होते हैं, 3 बाईं ओर और 3 दाईं ओर, और इनमें पंखों की संख्या 4 होती है। तथा तिलचट्टा के पैरों में भी पतली पतली संरचना होती है जिसे हम सीढ़ी कहते हैं, यानी इसके 6 पैर होते हैं, 3 बाईं ओर 3 दाईं ओर, और पंख भी होते हैं जो इसको उड़ने में मदद करता है। और इसके पैरों में पतली पतली सी संरचना होती है जिसे हम सीढ़ी कहते हैं, और इसी बालनुमा सीढ़ी की सहायता से दीवारों पर चलने में यह मदद करती है। जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, इसके बारे में और चीज़ें भी बातें लिखी गई है कि इनका जो शरीर होता है, इनका शरीर बाहरी रूप से कंकाल द्वारा ढका होता है। इनके पीछे वाला पैर जो है आगे वाला पैर की तुलना में बड़ा होता है, यानी इनका पीछे वाला जो पैर होता है वो बड़ा होता है आगे वाला पैर की तुलना में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं और देखने वाले हैं पक्षी के बारे में। तो आइए समझते हैं पक्षी का जो शरीर होता है, शरीर की बनावट किस प्रकार की होती है और यह जो है गमन कैसे करती है। तो आइए हम लोग आगे बढ़कर देख लेते हैं कि पक्षी जो है वो किस प्रकार से गमन करती है और इसकी शरीर की संरचना जो है वो किस प्रकार की होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पक्षी, तो पक्षी जो है सो हवा में उड़ती है तथा जमीन पर चलते भी हैं। चलने के लिए एक जोड़े पैर अर्थात 2 पैर होते हैं, यानी पक्षी के 2 पैर होते हैं। उड़ने के लिए पक्षी के पास पंख भी होते हैं। पक्षी के शरीर में हड्डी, संधि तथा मांसपेशियां भी मौजूद होती है, यानी पक्षी के शरीर में हड्डी भी होती है, संधि भी होती है और मांसपेशियां भी होती है। इनके कंकाल में उपस्थित हड्डियां जो है खोखली एवं हल्की होती है, अतः आसानी से उड़ जाते हैं। यानी मनुष्यों जैसा इनकी हड्डियां जो है अंदर से भरी हुई नहीं होती है, खोखली होती है, इसी कारण ये हल्का होती है, और हल्का होने के कारण जो है यह आसानी से उड़ पाती है। इसके बारे में और जान लेते हैं पक्षी के बारे में। तो जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि इनके जो शरीर हैं, इनके शरीर की संरचना जो है इस तरह की होती है कि प्रतिरोध कम अर्थात घर्षण बहुत ही कम होती है, जो उन्हें उड़ने में मदद करती है। यानी इसकी बॉडी की संरचना इस प्रकार की होती है कि वायु का जो दबाव है इस पर कम पड़ती है और ये आसानी से उड़ पाती है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट जंतु के बारे में देखने वाले हैं वह है मछली। तो आइए हम लोग समझते हैं कि मछली का जो शरीर की बनावट है वो किस प्रकार की होती है और यह कैसे गमन करती है। तो जल में चलने वाले जंतुओं के शरीर की बनावट एक विशिष्ट प्रकार की होती है, जिसमें किनारे वाली सिराएं पतली तथा बीच वाली मोटी होती है, यानी आगे और पीछे पतली होती है और बीच में चौड़ी यानी मोटी होती है। इस प्रकार की बनावट जो है धारा रेखीय कहलाती है। तो धारा रेखीय आप समझ लीजिए कि धारा रेखीय बनावट क्या है। तो जल में चलने वाली या तैरने वाली जंतुओं में एक विशिष्ट प्रकार की संरचना होती है जो आगे और पीछे पतली होती है और बीच में इसे मोटी कह लीजिए या चौड़ी कह लीजिए। इसी प्रकार से मछली के बारे में कुछ और भी बातें कही जा रही है जिसे हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मछली जो है, मछली जल में अपने पंखों के सहारे चलती है। तो आगे जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, लोग देख लेते हैं। तो आगे जैसा कि स्क्रीन पर भी और देख पा रहे होंगे कि मछली के बारे में और कौन सी बातें कही जा रही है। तो मछली जो है जल में अपने पंखों के सहारे चलती है, यानी मछली जो है जल में अपने पंखों के सहारे चलती है। इनमें 7 पंखें होती हैं, यानी मछली के शरीर में 7 पंख होती है। बड़े पंख इनकी दिशाओं को निर्धारण करती है, यानी जो बड़े बड़े पंख होते हैं
उनकी दिशाओं का निर्धारण करती है, जिधर की ओर जाना है। ये इसका निर्धारण वो बड़े वाले पंख करते हैं। दाहिने मोड़ने के लिए अपने बाईं ओर पंख को चलाते हैं। इनके शरीर में भी कंकाल तथा मांसपेशियां होती है, यानी इनके शरीर में भी कंकाल और मांसपेशियां होती है। और जो बड़े पंख होते हैं, इनकी दिशाओं को निर्धारण करना होता है, यानी बाईं ओर मुड़ना है तो दाहिने वाले पंख को चलाएंगे, और दाएं मुड़ना है तो बाएं वाले पंख को ये चलाने का काम करते हैं। इनके शरीर में एक विशिष्ट संरचना होती है जिसमें हवा संचित करती है और इसी के माध्यम से जल में तैरती है। यानी मछली में एक विशिष्ट प्रकार की संरचना होती है जिसमें हवा संचित करती है और इसी के माध्यम से ये जल में तैरने का काम करती है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे इसके बारे में क्या कही जा रही है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि जो जल के बाहर स्थल पर मछली कदापि सांस नहीं ले सकती, यानी जल के जब बाहर उसको कर दीजिएगा तो वह स्थल पर कभी वो सांस नहीं ले सकती है, क्योंकि इसके शरीर के गलफड़े की जो बनावट होती है वह पानी से ऑक्सीजन निकालने की है, और वह इसी कारण उस जो जमीन पर यानी स्थल पर वह सांस नहीं ले पाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे वो सर्प के बारे में कही जा रही है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि सर्प के बारे में क्या कही जा रही है, इसकी शरीर की बनावट कैसी होती है और यह कैसे गमन करती है, चलन करती है। तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सर्प जो है रेंग कर चलती है तथा यह कभी भी सीधे नहीं चल सकती है, यानी यह रेंग कर चलती है। और यह इसको देखे होंगे सांप को आप कभी भी ये सीधे नहीं चलते देखे होंगे, कभी बाएं कभी दाएं, कभी बाएं कभी दाएं, इस प्रकार से चलती है। इसमें भी मेरुदंड और मांसपेशियां भी असंख्य होती है, यानी इसमें मेरुदंड और मांसपेशियों की जो संख्या होती है बहुत सारी होती है। सर्प वलय के सहारे आगे बढ़ती है। आप देखे होंगे वलय का मतलब आप इसको सीधा कभी नहीं चलते हुए देखे होंगे, ये मुड़ा हुआ रहता है। 3 या 4 पार्ट में इसके शरीर का जो अंग होता है मुड़ा होता है। वलय की संख्या बढ़ने पर मांसपेशियों में दबाव बढ़ता है, जिसके कारण सर्प जो है तेज गति से रेंगते हैं। यानी जितने इसके शरीर में वलय बनाएंगे, शरीर के अंग इसके जितने भी वलय बनाएंगे उसी के अनुसार इसकी गति भी तेज होगी। इसके बाद स्क्रीन पर और बातों को देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि वलय की संख्या ज़्यादा होगी तो ये तेज गति से चलेगी और वलय की संख्या कम होगी तो ये धीमी गति से चलेगी। वही बात कही जा रही है कि वही वलय की संख्या कम होने पर उनके मांसपेशियों पर कम दबाव पड़ता है और उसके कारण जो है सर्प धीमी गति से आगे बढ़ती है। अब आइए हम लोग चलते हैं इस चैप्टर में शरीर में गति में जो मेन पॉइंट था, हम लोग सभी पॉइंट्स को देखें। अब इसी वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे एनसीईआरटी का जो बुक है हिंदी माध्यम का, उसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को हम लोग अब देखने वाले हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर के सभी पॉइंट को देखने के बाद अब हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी बुक के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे, पैसेंस रखेंगे। इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के बाद क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस किया जाएगा, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी पुनः देख लीजिए, ये जो वीडियो है ये विज्ञान क्लास 6 के पाठ्यपुस्तक के लिए है। एनसीईआरटी क्लास 6 हिंदी मीडियम और चैप्टर 5 है। चैप्टर नंबर में चेंजिंग हो सकता है, लेकिन चैप्टर के नाम को देखेंगे शरीर में गति, और इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद इसी वीडियो में लास्ट में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को भी देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते चलेंगे। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, जो चैप्टर का नाम है शरीर में गति, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे शरीर में गति चैप्टर नंबर 5 है। एक कक्षा 6 के एनसीईआरटी बुक जो हिंदी माध्यम का है वह बुक है। तो इस बुक को हम लोग और इस चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, समझेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि बिल्कुल शांत होकर बैठिए और आपके शरीर में जो होने वाली जो गति है उसका अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे, आप आराम से बैठे रहेंगे, हम लोग कोई गति नहीं कर रहे होंगे, लेकिन पलक तो जरूर झपक जाएगी। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का परीक्षण कीजिए। यदि हम लोग सांस ले रहे हैं तो वहाँ भी उसका अनुभव होगा। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती है,
यानी हम लोग स्थिर बैठे रहते हैं, हाथ पैर नहीं चलाते हैं, फिर भी हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में गतियाँ होती रहती है। जब अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है, जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। कह रहा है कि जब नोटबुक में कुछ लिखते हैं तो हमारे हाथों में गतियाँ होती है, और जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं, यानी क्लास में बैठ रहे हैं, पीछे मुड़ रहे हैं और बाएं दाएं मुड़ रहे हैं, तो उस समय भी गति होते रहती है कंधों में। इसके बाद इसमें आगे क्या कही जा रही है, इस चीज़ को समझेंगे। इसमें आगे कही जा रही है कि उपयुक्त सभी उदाहरणों में, यानी जितने भी हम लोग अभी उदाहरण देखें कि क्लास में बाएं दाएं मुड़ना, पीछे मुड़ना या कॉपी नोटबुक में कुछ लिखना, तो उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर के कोई न कोई भाग गति करते हैं। यानी हम लोग स्थिर रहते हैं फिर भी शरीर का अंग कोई न कोई अंग गति करते रहता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चल कर जाते हैं। यानी हम लोग विद्यालय जाते हैं, विद्यालय से वापस घर जाते हैं, यानी विद्यालय के खेल मैदान में जाते हैं, या फिर शिक्षक, क्लास के शिक्षक अगर बुलाते हैं तो उनके पास जाते हैं, तो गति होती है। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यानी चलकर, यानी धीमी गति से या दौड़कर जाइए या कूदते हुए जाइए। आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करके सारणी 5.1 भरते हुए देखते हैं कि, और टेबल 5.1 को हम लोग देखेंगे। और इससे पहले बूझो कुछ कहना चाह रही है तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ बूझो जो है वो पूछना चाह रही है कि पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित है। वह जानते ही है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं, परंतु क्या वे किसी दूसरे प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसी वीडियो में मैंने पहले बताया कि हम लोग स्थिर रख कर देख लीजिए, अगर हाथ या पैर में अगर गति नहीं हो रही, स्थिर बैठे हुए हैं, फिर भी हमारे आँखों की पलक झपकते रहती है, श्वास लेते रहते हैं, धड़कन चलते रहती है, यानी हमारे बॉडी के आंतरिक अंगों में गति होती रहती है। उसी प्रकार से पौधे स्थिर तो होते हैं, बिल्कुल स्थिर होते हैं, वो कहीं एक जगह बने हुए हैं, फिर भी उसके अंदर भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो चलते रहती है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और आगे टेबल को देखेंगे कि टेबल 5.1 में क्या कही जा रही है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर दाहिने साइड में देख पा रहे होंगे कि सारणी 5.1 जो है वो जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं। तो जैसा कि आप टेबल देख पा रहे होंगे, सारणी 5.1 में कही जा रही है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं। और फर्स्ट कॉलम में है जंतु, और सेकंड कॉलम में है गमन में प्रयुक्त होने वाले भाग या अंग, यानी गमन करने में वो किस भाग या किस अंग का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद है कि जंतु कैसे गमन करते हैं। तो फर्स्ट में देख पा रहे होंगे गाय है, ये गमन करते हैं पैर से और ये चलते हैं। मनुष्य पैर से गमन करते हैं और ये भी चलते हैं। सांप जो है चलने में संपूर्ण शरीर का यूज करते हैं और ये रेंग कर चलते हैं। इसके बाद पक्षी है, पक्षी पंख के सहारे उड़ते हैं। इसके बाद देख पा रहे होंगे कीट जो है चलने में पैर का यूज करते हैं और घुटनों के बल चलते हैं। इसके बाद मछली है, मछली के पंख और इसके माध्यम से, यानी फिन के माध्यम से तैरते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस टेबल को देखें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग और चीज़ों को देख लेते हैं कि इसमें आगे क्या कही जा रही है। तो आगे इसमें कही जा रही है कि जो जंतु हैं, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं, यानी जो जितने भी जंतु हैं एक जगह से दूसरे जगह कैसे चलते हैं। तो इस प्रकार से चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के जो जंतु हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार से गमन करते हैं, चलते हैं।
और जंतु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक जो विविधता क्यों है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता और मछली तैरती है? यहाँ क्वेश्चन राइज किया जा रहा है कि जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगते और मछली तैरते हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो जानवर हैं वो अलग अलग तरीके से कैसे गमन करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चलते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो इसके बाद जो पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे वह है 5.1 के रूप में, और इसमें कही जा रही है कि मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। तो सबसे पहले मानव के बारे में यानी मनुष्य के बारे में कही जा रही है कि मनुष्य का जो शरीर है और इसकी गतियाँ कैसी होती है। तो जंतुओं के विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर के कुछ गतियों का ध्यानपूर्वक देखें। यानी जंतुओं को विभिन्न प्रकार की गतियों को समझने और पढ़ने से पहले हम लोग अपने शरीर के कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखते हैं। कि आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? यानी सुबह प्रार्थना सत्र में, चेतना सत्र में शारीरिक व्यायाम कराई जाती है, एक्सरसाइज कराई जाती है। विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने इसके बाद और आगे है योग्य है, हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। यानी हाथ और हम पैर से किस प्रकार से गति करते हैं, इस चीज़ों को हम लोग आगे समझते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसमें कही जा रही है कि एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। यानी आप मान लीजिए कि सामने विकेट है और उस पर एक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप इसे अपने कंधों से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधे को छूइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? यानी इसमें जितने प्रकार की गतिविधियां की बात की जा रही है उन सभी को कर कर आप देखिए तो आप क्या पाएंगे? तो आप पाएंगे तो आगे इसमें कही जा रही है कि अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए और प्रेक्षणों को सारणी 5.2 में नोट कीजिए। यानी ऊपर हम लोगों ने जितना भी एक्टिविटी के बारे में सुना समझा कि आपके कंधा भी गति करता है। पीठ के बल पर लेट जाइए। अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे ले जाइए। इस प्रकार पैरों को घुटने से मोड़ना है। हाथों को अपने पीछे में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधे को छूइए। यानी इस प्रकार से आप सभी एक्टिविटी को करते हुए आप क्या पाएंगे और किसको घुमा पा रहे हैं, इसको आप सारणी 5.2 में आपको नोट करना है। और इसके बाद इसमें और क्या कही जा रही है इसको पहले पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग इस टेबल को सारणी 5.2 हमारे शरीर में गतियों का, इस टेबल को हम लोग पूरा करेंगे। तो आगे स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं, हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों होते हैं? कुछ ही भुजाओं के कुछ ही शरीर के अंगों को घुमा सकते हैं, सभी अंगों को घुमा नहीं सकते हैं। एक क्रियाकलाप 1 दिया हुआ है, तो इस क्रियाकलाप 1 को भी देखते हैं और इसके बाद हम लोग इस टेबल को देखेंगे। इसमें कही जा रही है कि एक पैमाना को अपने हाथ पर चित्र 5.1 में दर्शाई गई स्थिति में रखिए जिससे आपकी कोहनी जो है पैमाने के मध्य में रहे। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए कि आप इसे मोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आज आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, इस फिगर की बात की जा रही है स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इस फिगर में एक पैमाना जो है इसको बांध दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो कोहनी है ये नहीं मुड़ पाएगा। इसमें आगे क्या कही जा रही है इस चीज़ को समझेंगे, इसके बाद हम लोग इस टेबल को देखेंगे। तो क्रियाकलाप 1 यानी एक्टिविटी 1 में आगे हम लोग जब देखते हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि क्या आपने ध्यान दिया, यानी वो जो लड़का जो कोहनी हाथ में बंधा हुआ था पैमाना,
उसमें अगर हम लोग देखेंगे कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं। यानी जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलती है और वहाँ पे मूव कर सकता है, तो वैसे स्थान को हम लोग संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता है? यानी हमारे शरीर में कोई संधि अगर नहीं होती तो हमारे शरीर के जो अंग है वो मूव नहीं कर पाते, गति नहीं कर पाते। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? यानी जो संधि होती है उन संधि को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? तो अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगली एवं पाद अंगुलियों को दबाइए। यानी पैर की उंगलियों को दबाइए। इसके बाद आगे क्या कही जा रही है इसको हम लोग समझते हैं। तो आगे कही जा रही है कि क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? यानी जब हम लोग अपने उंगलियों को दबाएंगे, कंधे को पीछे से दबाएंगे, गर्दन को दबाएंगे, नाक को दबाएंगे, तो ऐसा हम लोगों को अनुभव होगा कि एक कठोर संरचना यानी अस्थियां हैं अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराई है। यानी हम लोग अपने नाक, कान, हाथ, पैर, उंगली को दबाएंगे तो एक कठोर वस्तु अंदर में अनुभव होगी और वह जो वस्तु है वह है अस्थि। तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। यानी हाथ में जो हड्डी होती है तो ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबा अस्थि नहीं होता है। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर में बहुत सारे अस्थियां हैं, बहुत सारी हड्डियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां यह अस्थियां एक दूसरे से मिलता है। विभिन्न गतिविधियों, विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती है। आइए इनमें से कुछ के बारे में जानें। यानी सभी संधियों के बारे में जानेंगे कि जहाँ हड्डियों का जो जुड़ाव स्थल है उसी को संधि कहते हैं और संधि के कारण ही हमारा शरीर के अंग जो है वो मूव कर पाता है, हम लोग चल पाते हैं। तो आइए हम लोग पहले उस टेबल को देख लेंगे और उस टेबल को देखने के बाद सभी संधि के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट कॉलम है इसमें दिया गया है शरीर का भाग। यानी शरीर का कौन भाग है जो पूर्णतः घूमता है, आंशिक घूमता है, झुकता है, उठता है और गति बिल्कुल नहीं करता है। तो सबसे पहले गर्दन है। तो गर्दन जो है वो आंशिक रूप से घूमता है और झुकता भी है, ये दोनों चीज़ होगा। इसके बाद सेकंड है कलाई। तो कलाई जो है वो आंशिक रूप से घूमता है और झुकता है, ये दोनों होगा। इसके बाद उंगली है। तो उंगली भी आंशिक रूप से घूमेगा और झुकेगा भी और ऊपर की ओर उठेगा भी। इसके बाद घुटना है। तो घुटना जो है वो झुकता है। घुटना जो है आंशिक रूप से वो झुकता है। इसके बाद जो एड़ी है, एड़ी आंशिक रूप से मुड़ेगा और झुकेगा भी। इसके बाद पाद उंगली है यानी पैर की उंगली जो है आंशिक रूप से घूमेगा और झुकेगा भी। ये सब एक्टिविटी करके भी आप अपने बॉडी में देख सकते हैं। इसके बाद पीठ है। तो पीठ आंशिक रूप से घूमेगा और झुकेगा भी। इसके बाद सिर है। तो सिर आंशिक रूप से घूमेगा और झुकेगा भी। यानी जो आंशिक रूप से घूमेगा या मुड़ेगा तो वो झुकेगा भी। इसके बाद नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कोहनी। और कोहनी जो है आंशिक रूप से झुकता है। इसके बाद भुजा है। तो भुजा जो है वो पूर्णतः घूम जाएगी। कंधों से आप घुमा के बाएं हाथ या दाहिने हाथ को दिखाइएगा तो पूर्ण रूप से घूमेगा और ये झुकेगा भी और इसके ये उठता भी है, यानी ऊपर की ओर उठता भी है। तो इस प्रकार से हम लोग इस टेबल को देखें। अब इस टेबल के बाद हम लोग सभी संधि को बारी बारी से पढ़ेंगे और जो सबसे पहला जो संधि है वो कंदुक खलिका संधि है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कंदुक खलिका संधि जो है वो क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक एक्टिविटी दी गई है। तो आइए हम लोग इस एक्टिविटी को देखते हैं। क्रियाकलाप 2 कंदुक खलिका संधि के बारे में। तो कागज़ की एक पट्टी को एक बेलन के रूप में मोड़ना है।
रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके किसी के निरीक्षण में उसमें से मुड़े हुए कागज के बेलन को डालिए, जैसा कि चित्र 5.2 में दर्शाया गया है। तो 5.2 जो है 5.2 फिगर को हम लोग आइए देखते हैं कि उसमें क्या कही जा रही है। 5.2 तो आप 5.2 फिगर को आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। दाहिने तरफ ऊपर में एक कंदुक खलिका संधि बनाने का इसमें प्रयास किया गया है, और आप देख पा रहे होंगे कि एक कागज़ का बेलन बनाया गया है और एक गेंद है और ऊपर एक कटोरी है, ऊपर एक कटोरी के रूप में है, और यानी ये जो गेंद है उस कटोरी में फंसा हुआ है। तो इस प्रकार से कंदुक खलिका संधि बनाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। तो आइए हम लोग आगे और पढ़ते हैं कि आगे इसमें क्या कही जा रही है। तो चिपका से गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज़ का बेलन भी घूमता है? यानी जैसा कि फिगर में दिखाया गया कि एक कागज़ का बेलन बनाया गया है, उसमें एक गेंद चिपकाया गया और ऊपर से एक कटोरी दे दिया गया है। तो जब उसको घुमाएंगे तो गेंद जब गोलाकार है तो उस कटोरी में बिल्कुल ही घूमेगा। आप कल्पना कीजिए कि कागज़ का बेलन आपका हाथ तथा गेंद इसका एक सिरा है, कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा हुआ है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गोहिका में धंसा हुआ है। इस प्रकार की संधि जो है सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। कि आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? यानी इस प्रकार का जो संधि है कंदुक खलिका संधि, तो इसमें गेंद प्रकार का एक जो साइज बनाया गया था और वो कागज़ के बेलन से उसको साट दिया गया था, चिपका दिया गया था, उस कटोरी में रखा गया। जब गेंद है तो वो चारों तरफ की घूमेगा। यानी जब कंदुक खलिका संधि होती है वहाँ आपके जो हड्डियाँ हैं, आपके शरीर के जो अंग हैं, वो चारों दिशाओं में घूम सकते हैं। और इस प्रकार से एक और फिगर आप नीचे देख पा रहे होंगे, और इससे कुछ ज़्यादा ही स्पष्ट हो जाएगी। और आप देख पा रहे होंगे चित्र 5.3 में जो कंदुक खलिका संधि का उदाहरण है। एक कंदुक खलिका संधि का उदाहरण है। ये जांघ की हड्डी है और ये श्रोणि अस्थि है, यानी कमर के पास वाला हिस्सा है, और ये जांघ की हड्डी है और ये जहाँ मिलती है कंदुक खलिका का उदाहरण है। इसके अलावा भी कोई उदाहरण खोज सकते हैं। इस अनुभाग के प्रणव में शरीर के विभिन्न भागों के हमारा द्वारा दी गई गतियों का स्मरण करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट संधि कही जा रही है वो धुराद्र संधि है। तो आइए हम धुराद्र संधि को समझते हैं। तो गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली जो संधि होती है वो धुराग्र संधि है। चित्र 5.4 में हम लोग इस फिगर को देखेंगे। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं को घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति जो है हमारे हाथ की उस गति से, इसके बाद इसमें आगे क्या कही जा रही है हम लोग आगे देखेंगे। और जैसा कि आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में धुराग्र संधि का उदाहरण है। ये चित्र 5.4 है। चित्र 5.4 में ये जो संधि है ये धुराग्र संधि है। और ये जो जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो धुराग्र संधि होता है वो गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि होती है। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली ये संधि है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम लोग हिंज संधि के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि हिंज संधि क्या होती है। तो घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए, यानी आपके घर में दरवाज़ा होगा उसको बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए, दरवाजे के आगे और पीछे की ओर खुलने देता है, यानी एक फिक्स जगह पर वो फिक्स किया हुआ है और सिर्फ आगे और पीछे हो सकता है। आइए हम लोग इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से देख सकते हैं। और एक्टिविटी 3 में यहाँ पे हिंज संधि के बारे में बताई गई है कि हिंज संधि जो है वो शरीर को गति करने में किस प्रकार से मदद करती है। तो आइए कब्जे की गति की प्रकार को देखें। एक मोटे कागज़ अथवा गत्ते का एक बेलन सिलेंडर बनाइए, जैसा कि चित्र 5.5 में दिखाया गया है। तो चित्र हम लोग 5.5 में देखेंगे। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज़ के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगा दीजिए।
और इसके बाद गत्ते का एक और टुकड़ा लिए उसका एक और मोड़िए, यह आधा बेलन बन जाए जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए, यह किस प्रकार गति करता है। यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक हल्का संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है। हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी में इसी प्रकार की गति को देखी थी। जिस प्रकार से एक्टिविटी 1 में हम लोग केहूनी की गति को देखे थे, इसी प्रकार की यह गति ये भी है कि एक जगह फिक्स रहता है और सिर्फ आगे और पीछे की ओर होता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में, चित्र 5.5 के बारे में जैसा कि बात की जा रही थी। चित्र 5.5 जो है हिंज संधि द्वारा गति की दिशा है। ये सिर्फ इधर और इधर हो सकता है, लेकिन इसका निचला जो हिस्सा है वो फिक्स है। इसके बाद आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोगों को कौन सी बातों को जान लेना है, हम लोग आइए इस चीज़ को समझते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे घुटने की हिंज संधि है। आप फिगर में दाहिने तरफ 5.6 में घुटने की हिंज संधि को आप देख पा रहे हैं और इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज यानी जो कब्जा है वो संधि होती है जिसमें केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। चित्र 5.6 कि आप ऐसे संधि को कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं। यानी चित्र 5.6 में जैसे घुटने के हिंज संधि को देखे थे, अगर इसी प्रकार के और भी कुछ उदाहरण आपके दिमाग में चल रही है तो आप उसको देखकर आप समझ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आप दाहिने तरफ देख पा रहे होंगे वह है अचल संधि। तो आइए हम इस अचल संधि के बारे में समझते हैं कि अचल संधि क्या होती है। तो हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियाँ उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। और आगे हम लोग देख रहे हैं कि ये अस्थियाँ इन संधियों पर हिल नहीं सकती है। यानी अचल का मतलब ही होता है जो चलता नहीं है, वो फिक्स रहता है और हिल नहीं सकती है। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपना ऊपरी जबड़ा को हिलाने का प्रयास कीजिए कि आप इसे गति दे पाते हैं। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य जो है वो अचल संधि है। यानी जबड़ा और ऊपरी जबड़ा और कपाल के मध्य जो है वो अचल संधि है, इसमें कोई गति नहीं होती है। और हम लोग आगे समझते हैं कि आगे इसमें क्या कही जा रही है। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमने केवल कुछ संधियों की चर्चा की है। हमारे अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है, यानी हमारा शरीर का जो विभिन्न अंग है उसको आकृति कौन देता है। यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियाँ ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है और इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। यानी हमारे शरीर की जो अस्थियाँ होती है वही हमारे शरीर को आकार प्रदान करती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग और चीज़ों को देख लेते हैं। अब लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे, अब हम लोग इसमें देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से कि हम कैसे जानते हैं कि यह मानव जो कंकाल है की आकृति है। हम शरीर के विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं। शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हम शरीर के सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। आप नीचे देख पा रहे होंगे ये मानव कंकाल है और मानव कंकाल के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि कहाँ कितनी प्रकार की अस्थियाँ हैं और उंगली में कैसे कैसे अस्थियाँ हैं, कहाँ पे संधि है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम लोग देखेंगे कि आगे इसमें क्या बात की जा रही है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे बताया जा रहा है कि क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है। कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं। जब कहीं चोट होती है तो एक्सरे के लिए लिखा जाता है कि एक्सरे करवा कर आइए कि कहीं किसी आपका हड्डी तो कोई फ्रैक्चर नहीं कर गई है।
जिससे उन्हें अस्थियों को इस संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हम शरीर के अस्थियों की आकृति का पता चलता है, यानी हमारे शरीर की कौन सी अस्थियां कहाँ डैमेज हुई है या सही स्थिति में है, ये एक्सरे के माध्यम से ही पता चल पाती है। अपने हाथ के अग्र में ऊपरी भाग तथा पैर के निचले में ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाइए। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे चित्र के माध्यम से तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्योंकि जो मानव कंकाल जो अभी मैंने फिगर दिखाया, तो यहाँ से स्पष्ट रूप से पता चल रही है कि यहाँ पैरों में या हाथों में या उंगलियों में किस प्रकार की अस्थि है और कितनी उसकी संख्या है। इसके बाद राइट साइड में एक फिगर देख पा रहे होंगे कि टखने एवं घुटने की संधियों का एक्सरे चित्र है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर टखने एवं घुटने की संधि का एक्सरे है। तो एक्सरे के माध्यम से स्पष्ट होती है। और इसके बाद आगे बात की जा रही है कि तुलना करके प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या को ज्ञात कीजिए। और चित्र 5.8 में, जैसा कि एक्सरे वाला फोटो हम लोगों ने देखा जिसमें टखना और घुटने की संधि का एक्सरे चित्र था, तो वहाँ से आप तुलना कीजिए। अपनी उंगलियों को मोड़िए कि आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं। आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियाँ हैं, अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियाँ हैं? चित्र 5.9 में भी हम लोग देखेंगे उंगलियां में कितनी सी अस्थियां हैं और कहाँ पे संधियां और कितनी सी सारी संधियां मौजूद है। कि आपकी कलाई लचीली है, यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें कार्पेल कहते हैं। यानी जो हाथ की जो कलाई होती है वो अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें कार्पेल कहते हैं। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? यदि एक ही अस्थि होता तो क्या होता? वो लचीली नहीं होती, वो मुड़ नहीं पाती। जैसा कि आप हाथ की अस्थियाँ को देख रहे हैं, यहाँ पर उंगली में कहाँ कहाँ संधि है, तो आप फिगर में देख पा रहे होंगे जहाँ पे हड्डियाँ मिली हुई है। और आप स्क्रीन पर मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ जो है आप जोड़े देख रहे हैं, यहीं पे संधि है जहाँ से हड्डियाँ जो है वो मुड़ सकती है। इसके बाद हम लोग क्रियाकलाप 4 को देखेंगे और क्रियाकलाप 4 में क्या बात की जा रही है हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पर कही जा रही है कि गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रहिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियाँ वक्ष की अस्थियों का आप गिन सकते हैं गिन लीजिए। और चित्र 5.10 हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। और इसमें कहा जा रहा है कि आप गहरी सांस भर के कुछ समय तक रोके रहिए। इसके बाद वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव करना है। और जितनी वहाँ पे पसलियाँ हैं, फिगर मैं दिखा दे रहा हूँ पसली का, आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे पसली पिंजर का इस प्रकार से। तो जब सांस को आप पूरी तरीके से खींचिएगा तो उस टाइम आपको ज़रूर अनुभव होगा और शरीर में दिखने लगती है, अगर ज़्यादा आप मोटे नहीं हैं तो। या फिर एक्सरे के माध्यम से उसको आप देख सकते हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। पसलियाँ जो है, अब देखें अभी फिगर में जस्ट आपने देखा कि पसलियाँ जो है वो मुड़ी हुई है, वो जाल जैसा बनी हुई है। आप देख पा रहे होंगे बीच में एक सीधी है और बाकी जो है जाल जैसा फैली हुई वहाँ पे अस्थियाँ मौजूद हैं। तो वे वक्ष की जो अस्थि हैं एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से का रचना करती है, एक बॉक्स जैसा बनाती है अस्थि और मेरुदंड से जुड़कर। इस संक्रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती है। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं, यानी 12 पसलियाँ मौजूद है। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की उंगलियों को छूने को कहिए। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसके पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई जो संरचना होती है मेरुदंड है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिसे कशेरुका कहते हैं।
यानी जो पीठ पर नीचे की ओर जो संरचना होती है उस संरचना को मेरुदंड कहते हैं, और यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसे कशेरुका कहते हैं। इसके बाद इसमें आगे क्या बात की जा रही है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो आगे इसमें कही जा रही है कि मेरुदंड जो है वो जो मेरुदंड होता है वो 33 कशेरुकाओं का बना होता है। मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है चित्र 5.11 में, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक पाता। यानी कहा जा रहा है कि ये जो मेरुदंड है सिर्फ एक ही प्रकार के एक ही अस्थि से मिलकर बना होता तो क्या वह आगे की ओर झुक पाता। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे। इससे हम लोग क्या पाएंगे, तो आगे हम लोग देख पाते हैं कि आपको उसके कंधे के समीप 2 उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती। इन्हीं कंधे के अस्थियों को कहते हैं, कंधे की अस्थियां कहते हैं। कंधा भी इस प्रकार का नजर आएगा, आप दाहिने तरफ देख पा रहे होंगे चित्र 5.12 में। चित्र 5.13 को ध्यानपूर्वक देखना है। जैसा कि आप दाहिने तरफ फिगर देख पा रहे होंगे, ये श्रोणी अस्थियां हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना होती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। इसके बाद आगे देख पा रहे होंगे कि आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों को एक दूसरे से जुड़कर बनी है। चित्र 5.14 में आप मानव खोपड़ी देख पा रहे हैं। यह हमारे शरीर की अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करता है। और हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियां तथा संधियों के बारे में चर्चा अभी तक हम लोगों ने किया। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियां जितने कठोर नहीं होते हैं, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। यानी वैसी अस्थियां जो ज़्यादा कठोर नहीं होती है उसको हम लोग आसानी से मोड़ लेते हैं, उसे उपास्थि कहते हैं। अपने कान को स्पर्श कीजिए कि आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं। यानी कान की जो हड्डी होता है यही उपास्थि का उदाहरण है, क्योंकि वो कोमल होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें जैसा कि फिगर लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे, कान के ऊपरी भाग में उपास्थि होती है। तो हम लोग जब इसको पकड़ते हैं तो अनुभव होता है कि इसमें कोई अस्थि है ही नहीं। क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपली में इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ। चित्र 5.17 में हम लोग देखें, जैसा कि कान को मैंने दबा कर देखा था हम लोगों ने, क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपली, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है, यह उपास्थि है। शरीर का संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। यानी शरीर के जहाँ जहाँ विसंधि होती है वहाँ उपास्थि होता है, उसी का कारण जो है वहाँ पर मुड़ पाता है। हमने देखा है कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों, उपास्थियों से मिलकर बना होता है। यानी हमारा जो मानव कंकाल है अनेक अस्थियों और संधियों और उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाइए। यानी कंकाल का एक स्वच्छ चित्र बनाने की बात की जा रही है इसमें। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती है। अस्थियों का इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाते हैं, आइए इसका पता लगाइए। यानी हम लोग देख पा रहे हैं इस प्रकार से मानव कंकाल पूरी अस्थियों से मिलकर बना है, लेकिन हमारे शरीर को गति प्रदान करने में और कौन सहायता कर रही है। तो आपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी के अंगूठे से इस बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। इसके बाद हम लोग आगे क्या देखेंगे, तो जैसा कि फिगर में कहा जा रहा है कि मुट्ठी बांधते हुए उसको आगे कंधा से छूने का प्रयास करना है। जैसा कि फिगर ए और बी दाहिने तरफ आप देख पा रहे होंगे, अस्थि को गति प्रदान करने में 2 पेशियां संयुक्त रूप से कार्य कर रही है, और वह पेशियां कौन है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं। दूसरे हाथ से इसे छू कर देखें कि आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है, इसे हम लोग पेशी कहते हैं।
संकुचित यानी लंबाई में कमी होती है होने के कारण पेशियाँ उभर आती है। यानी जब हम लोग मुट्ठी बांधकर उसको जब कंधा की ओर ले जाते हैं तो पेशियाँ जो है सो उभरने लगती है, ऊंचा होने लगती है, यानी संकुचित होने लगती है। अब आप अपने हाथों को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है कि अब अभी भी संकुचित अवस्था में है। चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। यानी जब हम चलते हैं तो जब पैर पीछे की ओर मुड़ता है तो वहाँ पे संकुचन होता है, और जब आगे की ओर हम लोग बढ़ाते हैं तो वह संकुचन खत्म होती है, और उसी के कारण वो चलने में हम लोगों को एनर्जी मिलती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आगे क्या कही जा रही है। तो संकुचन की अवस्था में जो पेशी होती है वो छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है। जुगल की दूसरी पेशी शिथिल यानी लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है। यानी एक सिकुड़ती है और एक जो है शिथिल हो जाती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल जो खींच सकती है वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति करने के लिए दो पेशी को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है, जैसा कि 5.17 में देखे हैं। यानी यहाँ दो पेशियाँ जो है इसे संयुक्त रूप से काम करती है। एक संकुचन करती है तो एक शिथिल अवस्था में आती है, तो इस प्रकार से गति होने में मदद करती है। इसके बाद कही जा रही है कि क्या गति के लिए हमेशा जो है यहाँ पे कही जा रही है कि क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है। दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं। यानी यहाँ पर कही जा रही है कि क्या गति के लिए हमेशा अस्थि एवं पेशियों की आवश्यकता होती है। दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं। क्या सभी जंतुओं में अस्थियाँ पाई जाती है। केंचुए अथवा घोंगे में क्या होता है। आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करते हैं। यानी कही जा रही है कि हमारा जो शरीर है वो अस्थियों का एक ढांचा है, संरचना है, और उसमें बहुत प्रकार की संधियाँ पाई जाती है, और वहाँ पे एक उपास्थि भी मौजूद होता है जो कोमल हड्डियाँ होती है, वो वहाँ पे वो मुड़ने में मदद करता है। लेकिन चलने में जो है पेशियाँ संकुचन और शिथिल की अवस्था में होने के कारण वो उनमें ऊर्जा देती है, एनर्जी देता है, जिसके कारण जो है हमारा शरीर गति या हमारा शरीर का कोई भी अंग गति करने में मदद करता है। अब हम लोग आगे चलेंगे और आगे नेक्स्ट पॉइंट 5.2 को देखेंगे, और इसमें जंतुओं की चाल के बारे में देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ अब जंतुओं के चलन और गमन के बारे में पढ़ेंगे कि जंतु जो हैं वो कैसे गति करते हैं और कैसे चल पाते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जंतुओं की चाल। तो सबसे पहले हम लोग केंचुआ के बारे में जानेंगे कि केंचुआ और चलन और गमन कैसे कर पाती हैं और इसकी शारीरिक बनावट किस प्रकार की होती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बगीचे में चलते हुए एक केंचुए का निरीक्षण कीजिए। क्रियाकलाप 5 है। इसे पकड़कर एक स्याही या सिख या शोक या फिल्टर पेपर पर रखिए। इसकी गति का परीक्षण कीजिए। चित्र 5.18 में जैसा कि दिखाया गया है हम लोग देखेंगे चित्र 5.18 में। इसके पश्चात केंचुओं को एक कांच की पट्टी या टुकड़े, टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का परीक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है। ऊपर की दो सतहों में से किस प्रकार केंचुआ आसानी से चल सकते हैं। यानी कह रहा है कि एक रुखे जगह पर रखिए और एक चिकनी जगह पर रखिए और इसके बाद उसकी चाल का परीक्षण कीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी फिगर की बात की जा रही थी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक केंचुए की गति के बारे में यहाँ पर परीक्षण की जा रही है चित्र 5.18 में। चिकनी सतह पर रखी गई है और एक रुखे सतह पर रखी गई है। तो केंचुए के शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है परंतु इसमें पेशियां होती है। यानी इसमें अस्थियां नहीं होती, हड्डियां नहीं होती है, जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। यानी जो इसमें पेशियां होती है और यही जो है इसके शरीर को घटने और बढ़ाने में मदद करती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम लोग और सारी बातों को जान लेते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे
कि चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है, यानी जब चलती है तो पिछला जो भाग होता है वो जकड़े हुए रहता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। इसके बाद वो अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है, यानी पिछले पोर्शन को जमीन से पकड़ता है और अगले भाग को खोलता है तो आगे बढ़ता है। फिर दूसरी बार क्या करता है कि अगले भाग को पकड़कर पिछले वाला को फ्री करके आगे की ओर खींचता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी को आगे बढ़ता है, यानी इस प्रकार से संकुचित करके उसमें दाब और प्रेशर उत्पन्न होता है, एनर्जी प्राप्त करता है और आगे की ओर बढ़ते जाता है। केचुआ जो है से इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी में आगे बढ़ते रहती है, जैसा कि हम लोग और आगे बढ़कर देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस प्रक्रिया को यह जो है से बार बार दोहराकर मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं, यानी इसके शरीर में एक चिकना पदार्थ होता है जो इसको चलने में यानी घर्षण करने में इसको मदद करता है। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है, इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक शुक यानी बाल जैसी आकृति होती है। ये शुक जो है पेशियों से जुड़े होते हैं, यानी इसमें बाल जैसी एक आकृति होती है और पेशियों से जुड़े होती है। और ये जो शुक है मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं, मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाती है और उसके माध्यम से वो आगे की ओर बढ़ पाते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि केचुआ जो है वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है, उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। यानी यह जब चलती है तो रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है और जो अनपचे पदार्थ होता है वो शरीर से बाहर निकाल देता है और इस प्रकार से यह जो मिट्टी है सो उपजाऊ बन जाती है, जो पौधों के लिए फायदेमंद है। अब सेकेंड जंतु के बारे में जानेंगे और वह है घोंघा। आइए घोंघा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी है, तो सबसे पहले इस एक्टिविटी को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कही जा रही है। तो किसी बगीचे में घोंघे का अवलोकन कीजिए कि आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है। घोंघा पर आप देखे होंगे ऊपर से हार्ड एक संरचना होती है, इसे कवच कहते हैं और यह घोंघे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है। बाह्य कंकाल होता है लेकिन यह हड्डियों का बना नहीं होता है। यह कवच एकल एकक होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है, यह घोंघे के साथ खींचता जाता है, यानी चलने में मदद नहीं करता है, सिर्फ ये साथ में चलते रहता है। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ लेते हैं और जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि घोंघे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए और जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिरे से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसके चलने का ढंग का परीक्षण कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे घोंघा यहाँ पे चित्र 5.19 में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें देख पाएंगे हम लोग कि कवच का जो छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल जैसी संरचना है और उसको हम लोग देख पाते हैं, यानी जो ऊपर बाहरी कवच होती है उसको खोलने पर सिर बाहर आते देखा है। मोटी संरचना इसका पैर है, यानी उसमें जो मोटी संरचना होती है वह पैर होती है जो दृढ़ पेशियों का बना होता है, यानी पेशी ही होती है लेकिन थोड़ा सा हार्ड होती है। आप सावधानीपूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए। पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंघे की गति केचुए की गति से तीव्र है अथवा धीमी? ये पता करिए कि जो घोंघे की जो गति होती है वो केचुए की गति से क्या होती है, धीमी होती है या तेज होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट जंतु है वह है तिलचट्टा। तो आइए हम लोग तिलचट्टा के बारे में जानते हैं कि तिलचट्टा का शारीरिक बनावट किस प्रकार होती है और ये किस प्रकार चलन और गमन कर पाते हैं। तो किसी कॉकरेच यानी तिलचट्टा का परीक्षण कीजिए। चित्र 5.20 में हम लोग देखेंगे। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी। इनमें 3 जोड़े पैर होते हैं यानी 6 पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण इसमें जो है गति संभव हो पाता है। आप चित्र 5.20 में देख पा रहे होंगे तिलचट्टा है। इसके बाद इसके बारे में क्या कही जा रही है, तो वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। इसमें 2 जोड़े पंख भी होते हैं यानी 4 पंख होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में
विशिष्ट पेशियाँ होती है। पैर की पेशियाँ उन्हें चलने में सहायता करती है। वक्ष की पेशियाँ जो है तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके परों को गति देती है। यानी वक्ष की जो पेशियाँ है वो तिलचट्टे को उड़ने में सहायता करती है, मदद करती है। और जो सेकंड हम लोग देखने जा रहे हैं वह है पक्षी। तो आइए हम लोग पक्षी के बारे में भी, तो इसमें भी एक एक्टिविटी की बात की जा रही है। तो पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जो है जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ जाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में जो वायु होती है, इसके बाद हम लोग और आगे देख पाएंगे ऊपर में, इनकी अस्थियों में जो वायु होती है वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी जो अस्थियां हैं हल्की परंतु मजबूत होती है। उनके यानी अस्थियां में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, यानी अंदर से खोखला होते हैं और उनकी अस्थियां हल्की होने के कारण वो आसानी से उड़ पाते हैं। पश्चपद यानी पैरों की अस्थियां चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होता है। अग्रपाद की जो अस्थियां होती है यानी आगे वाले पैर की जो अस्थियां होती है रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की जो अस्थियां है उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में ये सहायता करती है। चित्र 5.21 आप सभी देख पा रहे होंगे, पक्षी का एक कंकाल है और ये पैरों के माध्यम से चल पाते हैं और अपने पंखों के माध्यम से उड़ पाते हैं। सेकेंड जो हम लोग जंतु के बारे में जानेंगे वह है मछली। तो आइए हम लोग जानते हैं कि मछली की शारीरिक बनावट किस प्रकार होती है और यह चलन और गमन कैसे कर पाते हैं। तो क्रियाकलाप 9 दिया हुआ है। कागज़ की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर, इसे धीरे से धक्का दीजिए। क्या यह जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है? जैसा कि फिगर आप देख पा रहे होंगे, ए और बी दोनों में है, नाव से खेला जा रहा है इसमें। यानी इसकी जो आकृति होती है यह नाव के ही होती है, नाव की तरह ही होती है और फिगर आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है? क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी है? यानी जो नाव की आकृति होती है मछली जैसी होती है। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है, यानी आगे और पीछे पतला होता है और बीच में थोड़ा सा मोटी होती है, यानी चौड़ी होती है। शरीर की ऐसी आकृति को धारा रेखीय कहते हैं। इस प्रकार की आकृति जो है वो धारा रेखीय आकृति कहलाती है। फिगर में आप देख भी सकते हैं। फिगर में जैसा कि दिखाया गया है, चित्र 5.23 में मछली का ये फिगर दिखाया गया और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो अगला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा पतला है और जो बीच की हिस्सा है वो चौड़ी है यानी मोटी है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसका विशेष आकृति के कारण जल जो है इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है और चित्र 5.24 के अनुसार शरीर को मोड़ती है तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती है। पूंछ के पंख जो है इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। यानी इस प्रकार से मछली जो है से आगे की ओर बढ़ती जाती है अपनी फिन के माध्यम से। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे इसमें देखेंगे कि इसमें और क्या कही जा रही है। आप मछली के गति का आप इस फिगर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अनेक प्रकार की आकृतियाँ बनाई गई हैं। ये जो इसके पूंछ है, पूंछ को इधर उधर टर्न करते हैं जिसके कारण इनमें प्रेशर बनता है और आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। यानी मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। कि आपने कभी ध्यान दिया कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष चारित्र
फ्लिपर पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करती है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि सर्प कैसे चलते हैं, यानी सर्प के बारे में बताई जा रही है, सांप के बारे में कही जा रही है कि सांप कैसे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा, क्या यह सीधा चलता है? 5.25 फिगर में हम लोग देखेंगे। यह इसको सांप को आप सीधा चलते कभी नहीं देखा होगा, और हमेशा कभी बाएं कभी दाएं कभी बाएं कभी दाएं करते हुए आगे की ओर बढ़ती है। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है, शरीर की पेशियाँ क्षीण एवं असंख्य होती हैं, यानी बहुत सारी पेशियाँ होती है, वे परस्पर जुड़ी होती है चाहे वे दूर ही क्यों न हो। पेशियाँ मेरुदंड, पसलियाँ एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जुड़ी रहती है इसमें, जिसके कारण इसको आगे बढ़ने में मदद आती है। सर्प का जो शरीर है अनेक वलय में मुड़ा होता है, यानी सर्प का जो शरीर है अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर जो है अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे धक्का देता है। इस कारण सर्प जो है आसानी से रेंग पाता है। आप देख पा रहे होंगे एक वलय यहाँ, एक वलय यहाँ, इस प्रकार से बहुत सारे वलय यानी मुड़ा हुआ भाग रहता है जिसको ये आगे बढ़ने में मदद करता है। इसके बाद स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता है। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहले हम भुजों को पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गैट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? यह विशेष अंग उन जंतुओं को विशेष गति में किस प्रकार सहायक है? यानी इनका कहना था प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु का, जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी गैट ऑफ एनिमल्स, उसमें इन्होंने बहुत सारे प्रश्न उठाया था कि शरीर जो जंतुओं के शरीर होते हैं इसमें बहुत सारे अंग क्यों होते हैं। इसके बाद हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि उन जंतुओं को विशेष गति में किस प्रकार सहायक होती है। विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानता और क्या विभिन्नता होती है। विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है। मनुष्य के 2 पैर तथा गाय और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं। बहुत से जंतु संपादी होते हैं, क्यों हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों है। इतने अधिक प्रश्न संभवतः अनेक क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया है, हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखें, इस वीडियो में देखें, इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि मनुष्य और जंतु का जो गति होता है, मूवमेंट होता है, वो सभी जीवधारी में अलग अलग होती है। इसके बाद एक बेहतर जीवन जीने के लिए योग के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। योग जो है प्राचीन भारतीय परंपरा के एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो इस बात को भी याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाई जाती है। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है, यह मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है, जिससे आप सीधे बैठते हैं, झुक कर नहीं। योग की कई मुद्रा ऐसी है जिसमें आप स्वयं को वजन उठाते हैं, जिससे अस्थियां मजबूत होती है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती है। यह जोड़ों के दर्द को कम करती है, जो अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है। इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती है। इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है, जिससे वह अधिक दक्षता से कार्य करता है। कुछ योग आसान ऐसे हैं जिसे एक प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे देख पाएंगे, यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्द हैं जिसका हम लोगों ने इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मेरुदंड किसे कहा जाता है, कंदुखलिका संधि क्या है, शुक क्या है, उपास्थि क्या है, गुहिका क्या है, अचल संधि क्या है, जंतुओं की चाल के बारे में हम लोगों ने जाना, हिंज संधि के बारे में जाना, पेशी के बारे में भी जान लिया है, बाह्य कंकाल क्या होती है इसके बारे में भी हम लोगों ने जान लिया, श्रोणी अस्थियाँ क्या होती है, धुराद्र संधि क्या होती है, पसली पिंजर क्या होते हैं, कंधे की अस्थियाँ क्या होती है, कंकाल क्या होती है और धारा रेखीय चाल क्या होती है। तो इन सभी शब्दों को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया है। इसके बाद सारांश है इस चैप्टर का, तो सारांश बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इस चैप्टर का पूरा निचोड़ होती है, तो इसे भी आइए हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अस्थि एवं उपास्थि जो है मानव कंकाल बनाते हैं। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ। यह शरीर का
पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रोणी, मेखला तथा हाथ एवं पांव की अस्थियां से बनता है। पेशियों के जो जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां जो है से गति करती है, हम लोगों ने पढ़ा। अस्थियों की संधि अनेक प्रकार की होती है और उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करती है। पक्षियों की दृढ़ पेशियां यानी जो कठोर पेशियां होती है तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती है। ये पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। इसके बाद देख पा रहे होंगे कि मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। इसके बाद नीचे देख पा रहे होंगे कि सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति से आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां मुझसे जुड़ी पेशियां जो है शरीर की ओर आगे धक्का देती है, जिससे सर्प रेंग पाते हैं। तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़े पैरों यानी 6 पैर, 2 जोड़े पंख यानी 4 पंख जुड़ी होती है जो तिलचट्टे को चलने और मुड़ने में सहायता करती है। केंचुए में जो गति है शरीर के पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है, यानी प्रसारण एवं संकुचन से होती है। शरीर की अधः सतह पर सुक केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक होती है, यानी जो सुक होती है वह केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक होती है। घोंगा जो है पेशीय पाद की सहायता से चलता है। घोंगा जो है पेशीय पाद की मदद से यह चल पाता है। इसके बाद इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है, तो हम लोग आगे बढ़कर सभी क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। सेकंड क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स का जवाब देना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करना है। और क्वेश्चन 4 में भी 3 क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। तो आइए अब इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम लोग ये जो चैप्टर है शरीर में गति, इस चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग बारी बारी से सभी क्वेश्चन को और उनके सभी आंसरों को देख लेते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि यह जो चैप्टर है एक कक्षा 6 विज्ञान NCERT के शरीर में गति और इसके हम लोग प्रश्नोत्तरी अभ्यास को देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में देख पा रहे होंगे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। और इसमें क में है कि अस्थियों की जो संधियाँ होती है वो शरीर को डैश डैश में सहायता करती है, तो गति में सहायता करती है। यानी जो अस्थियों की जो संधि होती है वो शरीर को गति करने में सहायता करती है। इसके बाद इसमें सेकंड देख पा रहे होंगे कि अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का क्या बनाते हैं, तो कंकाल बनाते हैं। यानी अस्थियों एवं उपास्थि जो है संयुक्त रूप से शरीर को कंकाल रूप देते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़कर देख लेते हैं और जैसा कि स्क्रीन पर भी आप सभी देख पा रहे होंगे और यहाँ पर ग में है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ग में कि कोहनी की जो अस्थियां होती है वो किस संधि द्वारा जुड़ी होती है, तो हिंज संधि द्वारा जुड़ी होती है कोहनी की अस्थियां। इसके बाद घ में देख पा रहे होंगे कि गति करते समय डैश डैश के संकुचन से अस्थियां खींचती है, तो मांसपेशियों के जो संकुचन से जो अस्थियां होती है वो खींचती है यानी आगे की ओर बढ़ती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और इसमें कहा क्या जा रहा है, आप ध्यान से देखें, स्क्रीन पर आपको साफ साफ नज़र आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न कथनों के आगे सत्य में टी और जो असत्य होगा उसके सामने एफ को इंगित करना है। और इसमें क में है कि सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है यानी फॉल्स है, एफ लिख दिया गया है। ख में है कि उपास्थि जो है अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, ये भी गलत है क्योंकि उपास्थि जो है वो मुलायम होती है। ग में है कि अंगुलियों के अस्थियों में संधि नहीं होती है, ये भी गलत है क्योंकि अंगुलियों के अस्थि में भी संधि जो है होती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेंगे और आगे बढ़ते
हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख पाएंगे। और जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, घ के रूप में क्वेश्चन है कि अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है, तो ये सही है। अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है। इसके बाद है तिलचटों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, तो ये सही है। तिलचटों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 में देख पा रहे होंगे, इसमें मिलान करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का संबंध जो है कॉलम 2 के एक अथवा अधिक कथन से जोड़ना है। यानी कॉलम 1 में जो शब्द दिया गया उसका संबंध कॉलम 2 में एक या एक से अधिक कथनों के साथ हो सकती है। और आप बिल्कुल क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, कॉलम 1 में दिया हुआ है ऊपरी जबड़ा, मछली, पसलियाँ, घोंघा और तिलचट्टा। और इधर कॉलम 2 में उसका कथन दिया हुआ है। तो आप जो ऊपरी जबड़ा को देख पा रहे हैं, तो ऊपरी जबड़ा में जो होता है वो अचल संधि है। ऊपरी जबड़ा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऊपरी जबड़ा, तो इसमें एक अचल संधि है। और मछली के बारे में कहा जा रहा है कि शरीर पर पंख होते हैं और का शरीर धारा रेखीय होती है, यानी इसका 2 कथन हो जाएगा। और पसलियाँ जो है हृदय की सुरक्षा करती है, जैसा कि हम लोग वीडियो में देखें। इसके बाद घोंघा जो है से बहुत धीमी गति से चलती है। तिलचट्टा बाह्य कंकाल होता है और हवा में उड़ भी सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो देखिए कि क्वेश्चन 4 जो है सो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन 4 में। तो जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन 4 देख रहे हैं, निम्न प्रश्नों को उत्तर देना है। और क में है कि कंदुक खलिका संधि क्या है। तो एक ऐसी संधि जो जुड़े हुए भाग को सभी दिशाओं में घुमाने की अनुमति देता है, कंदुक खलिका संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए कंधे और हाथ का जोड़, कंधे और हाथ का जो जोड़ है वो कंदुक खलिका संधि का उदाहरण है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे ख में, और ख में क्वेश्चन आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और क्वेश्चन यहाँ पे ख में कहा जा रहा है कि कपाल की कौन सी जो अस्थि है वो गति करती है। तो कपाल में केवल निचला जबड़ा गति में रहता है और ऊपरी जबड़ा जो है वो अचल संधि है, वो स्थिर रहती है। इसके बाद ग में आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन कि हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लीजिए, स्क्रीन पे आप सभी के सामने है। और इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है ग में, स्क्रीन पे देख लीजिए आप, ग में कि हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती। तो इसका उत्तर है कि कोहनी जो है हिंज संधि का एक उदाहरण है जो केवल एक ही दिशा में गति की अनुमति देता है, इसलिए हम अपनी कोहनी को पीछे की ओर नहीं ले जा सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। और किसी भी चैप्टर को और कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, आप हमें कमेंट करके राय दे सकते हैं।